आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि दोनों टॉपिक्स आपस में क्लोजली एसोसिएटेड हैं। बहुत नज़दीकी से दोनों का आपस में संबंध है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कंसेप्ट आया कहाँ से? आपने देखा होगा अक्सर जब आप किसी कार को धूप में खड़ा कर देते हैं कुछ देर के लिए, फिर जब आप वापस पहुंचते हैं तो कार के अंदर बहुत आपको गर्मी महसूस होती है, क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन अंदर इंटर तो कर जाता है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन जो उसके अंदर उत्पन्न होता है वो ग्लास कहीं ना कहीं उसको ट्रैप कर देते हैं, अंदर रोक देते हैं, इसलिए कार आपकी गर्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपने देखा होगा कि सर्दियों में आप रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और कुछ देर के बाद आप गर्माहट महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैंकेट, जो कंबल आप ओढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जो आपके बॉडी की जो हीट है उसको वो बाहर नहीं निकलने देता है, स्कैटर्ड नहीं बल्कि वहीं पे उसको रोक देता है, अंदर ही रोक देता है और गर्माहट अंदर इसलिए बनी रहती है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी भी हमारी ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से एक ब्लैंकेट की तरीके से, एक कंबल की तरीके से कार्य कर रही है। तो यही से कंसेप्ट आया ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो बहुत विश्व के कोल्ड वाले क्षेत्र हैं जहां पे बर्फ जमी रहती है। अक्सर वहां पे फसलों को उगाने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्लास हाउसेस या ग्रीन हाउसेस बनाए हुए हैं, जिसमें ग्लास या कांच का उपयोग करते हैं। वो लोग करते क्या है कि उसके अंदर सनलाइटेड की जो शॉर्ट वेव से अंदर इंटर कर जाती हैं और जो लॉन्ग वेव जनरेट होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती और अंदर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और फसलें आसानी से वो कर लेते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। द ट्रैपिंग ऑफ वार्मथ रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हमारा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहता है। प्रश्न ये उठता है, अगर ये गैसेस ना होती तो क्या होता? तो ऐसी स्थिति में हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है लगभग -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता, जिसकी वजह से क्या होता कि जब इतना कम टेम्परेचर होता तो नो लाइफ एग्जिस्ट। ऐसी स्थिति में कोई भी जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि वो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं कौन कौन सी? ये बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में ट्रिक्स दे चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। हम यहाँ भी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ट्रिक्स है, ओ मीना कल काजल लगाना। मीना एक बच्ची होती है और स्कूल आती है, वो काजल लगा के नहीं आती, सर उसको टोक देते हैं कि बेटा कल काजल लगा के आना है, तो मीना कल काजल लगा के आना। तो यहाँ पे ओ से यहाँ पे है ओजोन, इसका सूत्र फार्मूला O3 होता है। यहाँ पे मी से है CH4 मीथेन, फिर ना से है यहाँ पे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कल से यहाँ पे है CFC क्लोरफ्लोर कार्बन्स। ओ मीना कल का से यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल से यहाँ पे है H2O जल वाष्प। इसके अलावा आपको CFC11 सल्फर हेक्साफ्लोराइड और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 23 भी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं किस तरह से ये प्रोसेस संपन्न होती है। ये सन है, ये अर्थ दिखाया हुआ है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ये उसका एटमॉस्फेयर है और ये सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे ये सन से सनलाइट आ रही है शॉर्ट वेव के माध्यम से, ये तो क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर को चीरते हुए पृथ्वी की सरफेस पर आ जाती है और ये सरफेस इसकी गर्म होती है। गर्म होने के बाद ये रेडिएट होती है, विकिरण को छोड़ती है, विकिरण लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस जाता है और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है वो इस विकिरण को क्या करती हैं, कुछ परसेंट इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी हिस्सा वापस अर्थ पर भेज देती है इस तरीके से, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर पूरा गर्म रहता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस संपन्न होती है ग्रीन
हाउस इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका लोअर क्लासेस हो, चाहे हायर क्लासेस हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। एक शब्द अक्सर आप सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तपन, लेकिन बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं इस चीज पे, आखिर ये है क्या। ग्लोबल वार्मिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है ग्लोबल, दूसरा है वार्मिंग। ग्लोबल का यहाँ पे अर्थ है भूमंडल अर्थात पृथ्वी और उसका एटमॉस्फेयर, वार्मिंग से यहाँ पे अर्थ है तपन, उसका गर्म होना। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, उसको ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीजमेंट इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू सर्टेन गैसेस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। वो गैसेस कौन कौन सी हैं या वो काजेस कौन कौन से हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पिछले पास्ट 100 ईयर्स में, पिछले 100 वर्षों में 0.8 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। अगर 1960 से हम देखते हैं तो 0.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। इस काजेस कौन कौन से हैं? मुख्य कारण यह है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण हुआ है उसके बाद से CO2 के कंसंट्रेशन में लगभग 40%, 40% की वृद्धि हुई है अभी तक। इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, एरोसॉल्स, ये जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। डिफॉरेस्टेशन, देखा हुआ कि हम वनों को बहुत तेजी से, पेड़ों को बहुत तेजी से काटते चले जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन उनको हम ट्रांसप्लांटेड नहीं कर रहे हैं, उनको हम लगा नहीं रहे हैं, पेड़ों को प्लांटेड नहीं कर रहे हैं, प्लांटेड उसको नहीं कर रहे हैं। तो जब उसको हम प्लांटेड नहीं कर रहे हैं, पेड़ हम बहुत नहीं लगा रहे हैं, तो निश्चित है कि जो प्लांट्स का जो पॉजिटिव रोल है वो हमारे यहाँ से खत्म होता हुआ चला जाएगा और यूं ही टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा, जो कि मैनकाइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग के। तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा है कि जलवायु में परिवर्तन। देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत गर्मी, कभी बारिश, लेकिन इम्बैलेंस हो गया है। जब बारिश की जरूरत होती है तो बारिश नहीं हो रही, जब सर्दी पड़नी चाहिए तो सर्दी नहीं पड़ रही है, जब गर्मी होनी चाहिए तो गर्मी नहीं, यानी कि सारा चेंजेस जो है वेदर में कैसा उथल पुथल हो गया है, उलट पलट हो गया है। तो इसके लिए जब मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, वो जब ग्लेशियर्स सारे पिघलने लगेंगे, यानी कि जो बर्फ जमी हुई है हमारे माउंटेन्स पे वहां जमी हुई है वो पिघलने लगेगी, तो ऐसे में क्या होगा, राइजिंग ऑफ द सी लेवल, जो समुद्र का तल जो क्या है वाटर लेवल कैसा ऊपर उठने लगेगा। जब ऊपर उठने लगेगा तो क्या असर पड़ेगा उसका जितने आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जितने आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। जितने कोस्टल एरियाज पे बसे हुए शहर हैं वो सारे आपके डूबने लगेंगे। इफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स की ग्रोथ पे, रिप्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे ही एनिमल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि पोलर बियर जो है ध्रुवीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही है, तो वहां से पलायन को मजबूर हो रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ। ऐसे ही देखा हुआ कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के कोस्टल एरियाज में है, सी में है, तो वो कोरल रीफ्स के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वाटर पे भी पड़ रहा है। उसका भी जो टेम्परेचर है सी वाटर का धीरे धीरे
बढ़ रहा है कहीं कहीं पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे बहुत तेजी से गिरेगा। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब गिरेगा तो निश्चित है कि ह्यूमन को बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो जाएगी। उसी में से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, अस्थमा या अन्य ब्रोंकाइटिस वगैरह, जो ये बीमारियां बहुत आम हो जाएंगी। इसका हल क्या है, हम निजात कैसे पा सकते हैं इसका हल यही है कि कंट्रोल ऑन ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे व्हीकल्स में, चाहे मोटरसाइकिल हो, आपकी एरोप्लेन्स हो, सभी को हमें कंट्रोल्ड वे में बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही यूज करना होगा। इनका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा प्रिजर्व प्लांट फॉरेस्ट, यानी कि जो प्लांट्स के फॉरेस्ट है, बड़े बड़े जंगल हैं, उनको हमें संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है। इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी, जो आपकी एनर्जी इफिशियंसी है उसको हमें बढ़ाना है, बढ़ाना ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपकी नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे आपकी हाइड्रो एनर्जी की बात हो, चाहे आपकी जियोथर्मल एनर्जी की बात हो, इन सब पे हम पर डिपेंडेंसी इनके ऊपर हमें बढ़ानी होगी। और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे केरोसिन ऑयल हो, इन पे डिपेंडेंसी हमें बहुत ही कम करनी होगी। तभी हम अपने एनवायरमेंट को बैलेंस कर पाएंगे, जो कि ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए बहुत जरूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए भी, क्योंकि हमारा अस्तित्व पर्यावरण से ही है। पर्यावरण ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो निश्चित है कि हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए एक अपील भी है आप लोगों से, आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही कम। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।